आज मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो बनने वाले हैं द नेक्स्ट बिग थिंग। आई एम श्योर जब आप 2030 में इन स्टॉक्स को देखोगे तो आपको एक रिग्रेट फील होगा कि काश मैंने इनमें से एक भी स्टॉक लिया होता। पर सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या खरीदना और क्या नहीं, यह बताने वाला मैं कौन हूं। मैं 28 साल का एक इंसान हूं जिसने 2016 में 3 लाख से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट किया और अगले 5 साल में उसी 3 लाख को 16 लाख तक ग्रो किया। और जहां बाकी लोगों का पोर्टफोलियो आज लॉस में है, वहीं मेरा पोर्टफोलियो इतने बुरे मार्केट में भी नियरली डबल हो गया है। मेरे इन्वेस्टमेंट के 3 रूल्स हैं। पहला, मैं न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं। आज टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनीज में कोई ग्रोथ नहीं बची है, क्योंकि ये प्रमोटर लेड कंपनी नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल लेड कंपनीज है। यानी जिन प्रमोटर ने उन कंपनीज को बनाया, आज मैनेजमेंट में वो प्रमोटर नहीं है बल्कि कुछ प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि ग्रोथ के लिए अगर उन्होंने कोई भी ऐसा कदम उठाया जो कंपनी को नुकसान कर गया, तो उनका 40-50 साल का गुडविल खराब हो जाएगा। और याद रखना, जाते जाते कोई भी इंसान अपना गुडविल खराब करके नहीं जाएगा। अगला है अर्निंग्स ग्रोथ। अगर कोई स्टॉक 2-3 साल में 5-10 गुना हो गया तो ये लक की वजह से नहीं है। आप उनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखना कि उनमें अचानक से बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। सेल्स ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ ये बताता है कि कंपनी ये ग्रोथ डिस्काउंट देकर नहीं कर रही है। तीसरा है पीजी रेशियो। पीजी रेशियो उस कंपनी का ग्रोथ बताता है। इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर पीजी रेशियो 1.70 से कम है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में अभी बहुत ग्रोथ बाकी है। तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताता हूं जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। मैं जितने भी स्टॉक्स यहां पे बताने वाला हूं, ये मेरी अपनी रिसर्च है। ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। सबसे पहला स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल। यह मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक चेन है। 99% इन्वेस्टर को हॉस्पिटल स्टॉक्स एनालाइज करना आता ही नहीं है। वो बस देखते हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी कितना है, हॉस्पिटल का रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, या फिर इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर किस रेट से ग्रो करेगा। ये जान के कोई फायदा नहीं है। हॉस्पिटल सेक्टर एनालाइज करने के लिए मैं सिर्फ 3 चीज देखता हूं। सबसे पहला है सीएमआई यानी केस मिस इंडेक्स। अगला है एलॉस यानी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, और तीसरा है आरपॉप यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। अब समझो ध्यान से, लोग बेड ऑक्यूपेंसी देखते हैं कि एक साल में उस हॉस्पिटल का कितना बेड भरा है और कितना खाली है। यार, अगर किसी का पैर टूटा है तो वो भी बेड लेगा, और किसी को कैंसर हुआ है तो वो भी बेड लेगा। लेकिन बिल किसका ज्यादा बनेगा? 10 लोग भी अगर पैर तोड़ के आए ना, तो उससे ज्यादा बिल एक कैंसर पेशेंट का बनेगा। इसी को कहते हैं केस मिक्स इंडेक्स। जितना बड़ा केस उतना बड़ा सीएमआई, और जितना बड़ा सीएमआई उतना ज्यादा पैसा। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है सीएमआई। अगर ये बढ़ा तो सब कुछ बढ़ेगा। पेशेंट ज्यादा लंबा रहेगा, ज्यादा पैसा देकर जाएगा। और कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि इसके नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के पेशेंट 20% से बढ़ के 30% हो गए। अगला पॉइंट है आरपॉप यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। यह बताता है कि एक पेशेंट का एडमिट होने से लेकर के डिस्चार्ज होने तक कितना बिल बना। अब सबको पता है कि पेशेंट अगर पैर तुड़वा के आएगा तो उसका बिल कम बनेगा, अगर कैंसर का पेशेंट है तो उसका बिल ज्यादा बनेगा। सिंपल। लेकिन एक और चीज है जिससे आरपॉप बढ़ता है, और वो है इंटरनेशनल पेशेंट। याद रखिए, अगर इंडिया के पेशेंट का कोई इलाज 5,000 में हो रहा है, तो वहीं इंटरनेशनल पेशेंट का वही इलाज 15,000 में होगा। यानी जितना ज्यादा इंटरनेशनल पेशेंट आएगा, हॉस्पिटल का एवरेज रेवेन्यू उतना बढ़ गया। इसीलिए आप देखिएगा कि यथार्थ के बाकी हॉस्पिटल का जहां आरपॉप 33,000 है, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का आरपॉप 40 और 48,000 है। क्यों? क्योंकि इन 2 जगह में इंटरनेशनल पेशेंट का विजिट सबसे ज्यादा है। अगला मैट्रिक है एलॉस यानी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। अब होटल हो या हॉस्पिटल, बंदा जितना लंबा रहेगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा। अब देखिए, मैनेजमेंट ने ऑफिशियली कहीं पे एलॉस यानी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का डेटा तो दिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब सीएमआई इंडेक्स बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट लंबा रह रहा है तभी तो बढ़ रहा है। इस स्टॉक का पीजी रेशियो 1.19 का है। इसका मतलब है कि अभी स्टॉक में बहुत ग्रोथ बाकी है, और इसका प्रूफ हमें इसके एक्सेप्शनल सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ से भी दिख रहा है। अगला स्टॉक है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। इसके दोनों वर्ड्स इसके 2 बिजनेसेस को बताते हैं। ईपैक यानी इसका ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस। प्रीफैब बिजनेस में यह कंपनी रेडीमेड बिल्डिंग्स बनाती है। मैंने पहले बताया ना, प्री फैब्रिकेटेड यानी पहले से बना हुआ। यानी अगर आपको कोई बिल्डिंग बनवाना है तो यह कंपनी आपको उस बिल्डिंग का ढांचा बनाया देगी। आपको बस उसके ऊपर में फिनिशिंग और इलेक्ट्रिक का काम करवाना है और आपकी बिल्डिंग रेडी।
आज भी कई सारी बिल्डिंग्स ईंटा, बालू और सीमेंट से बनती है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो आपको आराम से 2-3 साल लग जाएगा, लेकिन अब प्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से वही बिल्डिंग 6 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। ये बोइंग जहाज की फैक्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है। इसके अलावा एरोप्लेन की एक और फैक्ट्री है जॉन लक लगार्ड, और लंदन का फेमस क्रिस्टल पैलेस, ये दोनों प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है। मैंने बताया था कंपनी का एक और बिजनेस है जो है ईपीएस पैकेजिंग का। ईपीएस यानी एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, जिसे आम बोलचाल की जुबान में हम लोग थर्मोकॉल कहते हैं। जी हाँ, ये कंपनी थर्मोकॉल भी बनाती है। मैं इसके Q4 का कॉन कॉल पढ़ रहा था और मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज दिखी। प्रमोटर का इंटरेस्ट न्यू एज सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे डेटा सेंटर, रिन्यूएबल और सेमीकंडक्टर्स। इनका रॉक वूल इंसुलेटेड पैनल डेटा सेंटर में बहुत यूज हो रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का अभी 3 डेटा सेंटर से बात भी चल रहा है। अब एक बात को ध्यान से समझिए, ये इंडिया में एआई का एक प्रॉक्सी बन के आ सकता है। देखिए, इंडिया में कोई प्योर प्ले एआई कंपनी तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में डेटा सेंटर्स तो है। तो इस कंपनी का इंसुलेटेड पैनल अगर ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंटर में बिकेगा, तो जितना एआई बढ़ेगा उतना डेटा सेंटर बढ़ेगा, और जितना डेटा सेंटर बढ़ेगा इस कंपनी का सेल्स उतना ज्यादा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ना कि इसका मेन फोकस अब डेटा सेंटर, रिन्यूएबल और ये सेमीकंडक्टर की तरफ आ गया है। आप इनके ऑर्डर का पाइपलाइन भी देखिए तो इनके पास 5,000 करोड़ का ऑर्डर बचा हुआ है, जिसका लगभग 38% ऑर्डर इन्हें न्यू एज सेक्टर से आ रहे हैं। यही वजह है कि कंपनी का गाइडेंस है कि वो अगले साल भी 30% के रेट से ग्रो करेगी। इसका पीजी रेशियो 0.46 का है, यानी इस कंपनी में अभी बहुत ग्रोथ बाकी है। अगर हम इसके पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ को देखें तो इसका सेल्स 32% के रेट से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि यह कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, और इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 57% का। अगला स्टॉक है प्रिकॉल लिमिटेड। यह कंपनी पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने वाली कंपनी है, और मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि आपके पास जो भी बाइक है उसमें इसी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडिया की सारी लीडिंग ऑटो कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं, फिर चाहे वो टीवीएस हो, हीरो हो, टाटा, बजाज या रॉयल एनफील्ड। इंडिया की सारी लीडिंग कंपनीज अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रिकॉल से ही खरीदती है। जब आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी जितनी भी स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, स्पेयर पार्ट बनाने वाली, ये रिसर्च में अपना बहुत कम पैसा डालती है। मतलब इसमें रिसर्च का कल्चर बिल्कुल नहीं है, और इस कंपनी के साथ यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ये अपने रेवेन्यू का 4.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है, और यही बात इसके मैनेजमेंट ने भी कही है। यही वजह है कि मार्केट में नए प्लेयर्स आने के बाद भी इस कंपनी का मार्केट शेयर अभी भी बना हुआ है। कंपनी का कहना है कि टाटा के 75 to 80% कार्स में इन्हीं का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है। यह 7,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है जिसका पीजी रेशियो है 0.98, यानी इस कंपनी में अभी बहुत ग्रोथ बाकी है, और इसके सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ को भी देखकर लगता है कि इस कंपनी में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। अगला स्टॉक है क्वालिटी फार्मा। ये कई सारे फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शंस। इसको सिलेक्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन है इसका एक्सपोर्ट बेस। ये कंपनी 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एक बात समझिए, अगर आपका एक्सपोर्ट बेस इतना बड़ा है तो आपके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आएगा, और वो है कंसिस्टेंट सप्लाई का। इतने बड़े क्लाइंट बेस में कोई क्लाइंट आपको बल्क ऑर्डर दे सकता है, कोई इमरजेंसी ऑर्डर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई क्लाइंट आपसे कहे कि मुझे 3 दिन में 50 लाख इंजेक्शन चाहिए। अब इसके लिए कंपनी के पास इतना बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी भी चाहिए। इसीलिए यह कंपनी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 2 और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है। इसमें बेट लेने के लिए एक और बड़ा रीजन है इसका रेवेन्यू स्प्लिट। इसका 48% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 52% इंडिया से। अगर आप इसके Q4 का गाइडेंस पढ़े तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 2027 तक एटलीस्ट 650 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, उसके अगले साल 800 से 850 करोड़, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY29 तक इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ टच कर जाएगा। ये 2500 करोड़ की एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है जिसका पेग रेशियो है 1.28 का। इसके पिछले 4 क्वार्टर का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी जबरदस्त है। अगला स्टॉक है विक्रम सोलर। ये सोलर एनर्जी के बिजनेस में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इसके 2 बिजनेस है। सबसे पहला ये फिनिश सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है, और दूसरा ये सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स बनाती है। अगर आपको कोई सोलर प्लांट बनवाना है तो ये कंपनी आपके प्लांट को डिजाइन भी खुद ही करेगी, उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स भी खुद ही परचेज करेगी, और उसका कंस्ट्रक्शन भी यही कंपनी करेगी। इसीलिए इसे ईपीसी कहा जाता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन।
इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके वजह से मैंने इसे शॉर्टलिस्ट किया है। आपको पता होगा कि यूएसए ने इंडिया के सोलर प्रोडक्ट्स में 126% का टैरिफ लगाया है, जिसके वजह से इंडिया का सोलर एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो गया है। अब इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये कंपनी यूएसए में जितना भी एक्सपोर्ट करती थी वो पूरा एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि यूएस के मुकाबले इन्हें इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये कंपनी अपने यूएस के रेवेन्यू को इसलिए बंद कर पाई क्योंकि इसके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 1% एक्सपोर्ट से आता है, सिर्फ 1%। और यही काम दूसरे सोलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंपनी जितना एक्सपोर्ट यूएस में कर रही है, अगर उन्हें यूएस का एक्सपोर्ट बंद करना है तो उन्हें उतना ही बड़ा इंडियन क्लाइंट खोजना पड़ेगा या फिर किसी और देश में उतना ही बड़ा क्लाइंट खोजना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं देगी, लेकिन विक्रम सोलर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट पहले से ही कम है और इंडिया में उनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं और आपको पता है कि एक सरकारी कंपनी अकेले 1200-1300 करोड़ का ऑर्डर दे देती है। इसके क्लाइंट लिस्ट में आपको एनटीपीसी मिलेगा, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर, ये सब सरकारी कंपनीज हैं। ये साल इस कंपनी के लिए जबरदस्त था। कंपनी ने इस साल 4800 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। याद रखिए कि ये सिर्फ 7500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और इतने छोटे कंपनी के लिए 4800 करोड़ का रेवेन्यू बहुत बड़ी बात है। पिछले साल इसका सेल्स वॉल्यूम 1.9 गीगावाट था, जो इस साल ग्रो करके 3.3 गीगावाट हो गया है, यानी सेल्स वॉल्यूम में 76% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इस कंपनी का पेग रेशियो है सिर्फ 0.08 का, यानी असल ग्रोथ तो अभी आना बाकी है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स और प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढे कैसे। उसके लिए आपको यह वीडियो देखना है।